हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टेरिलिटी की, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्टेरिलिटी क्या होती है। मैंने बताया था स्टेरिलिटी इज एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ इनएबिलिटी टू कंसीव। फिर मैंने दो तरीके के इसके कॉजेज बताए थे आपको, फिजियोलॉजिकल कॉज एंड पैथोलॉजिकल कॉज। और जो मेल फैक्टर्स हैं, फॉल्टी मेल फैक्टर्स हैं कि मेल की वजह से क्या क्या कॉज हैं जिनकी वजह से स्टेरिलिटी होती है, उसको मैंने डिस्कस किया था डिटेल में। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे, मैंने एक एक चीज़ को आपको अच्छे से बताया कि क्या क्या मेल कॉजेज़ हैं। इनकम्प्लीटली डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस है, कोई पहले कॉज है, ऑर्काइटिस है, लेट डिसेंट ऑफ टेस्टिस है। फिर उसकी वजह से बायलेटरली अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एपिडाइडमिस का, ये भी एक मेल फैक्टर है। उसके बाद अगर स्पर्मेटोजोआ डिपॉजिट नहीं हो पा रहे वजाइना के अंदर, तो वो भी एक कॉज है स्टेरिलिटी का, तो ये भी मैंने आपको बताया था। फिर सेमाइनल फ्लूइड के अंदर कुछ एरर्स होते हैं जिसकी वजह से स्टेरिलिटी होती है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ फीमेल फैक्टर्स होते हैं कि जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेरिलिटी के लिए फीमेल के अंदर, जैसे कि ओवा जो है बहुत इस काबिल ही नहीं है कि इनकैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जो ओवा का प्रोडक्शन हो रहा है वो इस तरीके का है। फिर उसके अलावा एन्यूबुलर मेंस्ट्रुएशन बताया था। फिर बताया था ब्लॉकेज है पार्शियल या कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब का। यूट्राइन हॉस्टिलिटी, वजाइनल हॉस्टिलिटी वगैरह बताया था, सर्वाइकल स्टेरिलिटी के बारे में। फॉल्टी डायरेक्शन है। फिर कुछ हार्मोनल सर्वाइकल फैक्टर्स हैं, ये सब मैंने बताया था आपको। ये डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर। कुछ क्वाइटल फैक्टर्स भी बताए थे कि क्या क्या होते हैं, जैसे एपेन्यूरिया, डिस्पेन्यूरिया। फिर लिब्रिकेंट्स जो ड्यूरिंग क्वाइटस इस्तेमाल किए जाते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टेरिलिटी कॉज कैसे करते हैं, मैं ये सब आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली स्टेरिलिटी के अंदर, वो हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराए जाते हैं जब स्टेरिलिटी होती है। मेल के अंदर सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो कराया जाता है सीमेन एनालिसिस, टेस्टिकुलर बायोप्सी, वेजोग्राफी। ठीक है, उसके अलावा VDRL यानी वेंडल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट हिस्टो हेमोग्राम किया जाता है, यूरिन एनालिसिस रूटीन, माइक्रोस्कोपिक ब्लड ग्रुप एंड ब्लड शुगर। ये सारे इन्वेस्टिगेशन है जो मेल के लिए किए जाते हैं। सीमन एनालिसिस कराएंगे तो कुछ चीज़ें हैं पहले आपको पता होनी चाहिए। एजोस्पर्मिया बोलते हैं अगर स्पर्म सीमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते तो उसे बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं अगर लेस नंबर ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं सीमन के अंदर, जितने रिक्वायर हैं फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, अगर उससे कम आपके स्पर्म हैं सीमन के अंदर तो वो आ जाती है कैटेगरी ओलाइगोस्पर्मिया के अंदर। एस्पर्मिया बोलते हैं लॉस ऑफ और एब्सेंस ऑफ सीमन, यानी सीमन ही नहीं है तो उसे बोला जाता है एस्पर्मिया। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये PG में आती हैं और वैसे भी इंट्रेंस में पूछी जाती हैं, तो ये आपको वैसे हम याद कर ले तो याद हो जाती है, लेकिन बाद में हमें हल्का फुल्का कन्फ्यूजन रहता है। तो इन्हें क्लियर कट जब याद करें तभी बढ़िया करके याद करें, जब भी याद करें कि एजोस्पर्मिया मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पर्म, ओलाइगो मतलब लेस नंबर ऑफ स्पर्म, एंड एस्पर्मिया मीन्स एब्सेंस ऑफ सीमन। करेक्टली आपने याद करनी है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से यहाँ से कोई अगर सवाल आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं हो। क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ गलत होती है तो तब तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ना। अगर नहीं पढ़ी तो चलो ठीक है, मान लिया हाँ भाई हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन जो चीज़ पढ़ ली, नज़र के सामने से गुजर गई, उस तरीके का कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि सवाल आते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्रोजूस्पर्मिया। नेक्रोजूस्पर्मिया बोलते हैं अगर लॉस ऑफ मोटिलिटी लॉस है तो उसको बोलते हैं नेक्रोजूस्पर्मिया। टेराटोजूस्पर्मिया किसे बोलते हैं, अगर स्पर्म जो है एबनॉर्मल इन हाई नंबर, बहुत ज़्यादा स्पर्म है तो उसे बोलते हैं टेराटोजूस्पर्मिया। अब जब सीमेन एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम सीमेन के अंदर देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म सीमेन देखते हैं कितनी है सीमेन की वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसके अंदर स्पर्म देखते हैं कितने हैं, स्पर्म नॉर्मल कितने हैं, उसमें से जो स्पर्म है उनमें से भी नॉर्मल स्पर्म कितने हैं, ठीक है, और उनकी मोटिलिटी कैसी है। 4 चीज़ें देखते हैं सीमेन एनालिसिस के अंदर। वॉल्यूम कितना है सीमेन का, कितने नंबर ऑफ स्पर्म है, उसमें से भी कितने स्पर्म नॉर्मल है, और मोटिलिटी कितनी है। नॉर्मल वॉल्यूम जो होगी, जब आप बोलेंगे गुड बोला जाता है 2 to 5 ml जो होता है सीमेन जो होता है वॉल्यूम गुड होती है। अगर आप उसको एवरेज में डालते हैं, अगर 1 से 2 ml जाती है, पुअर बोलते हैं 0.5 से अगर 1 ml जा रही है, और अगर 0.5 से कम जा रही है उसकी वॉल्यूम तो वो बोलेंगे वेरी प्योर, ठीक है। नंबर ऑफ स्पर्म जो गुड में आते हैं वो आते हैं ग्रेटर देन 60 मिलियन पर ml। अगर 30 से ऊपर है तो एवरेज में जाएंगे, अगर 30 से कम जा रहे हैं प्लस गुड मॉडलिटी है तो वो बोलेंगे पुअर के अंदर, और लेस देन 30 है तो वो जाएंगे वेरी पुअर के अंदर। नॉर्मल स्पर्म जो होते हैं गुड में, अगर 80% आपके स्पर्म नॉर्मल है तो आपकी कैटेगरी गुड में जाएगी। अगर आपके 50 से ज़्यादा गुड नॉर्मल स्पर्म है तो वो आप जाएंगे एवरेज वाले में। अगर आप 50 से कम
स्पर्म आपके नॉर्मल हैं तो वो पुअर में जाएंगे, अगर 50 से लेस हैं और 50 से भी बिलो जा रहे हैं तो वो जाएंगे वेरी पुअर के अंदर। मोर्टेलिटी 40 से ज़्यादा अगर आपके मोटाइल स्पर्म है तो आप गुड में जाएंगे, 30 से ज़्यादा हैं तो आप जाएंगे एवरेज के अंदर, 30 से कम है तो पुअर में, और बिलो 30 और भी ज़्यादा 30 बिलो जा रहे हैं तो वो जाएंगे आपके वेरी पुअर के अंदर। फीमेल के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है? फीमेल के अंदर फॉर ओव्यूलेशन के लिए किया जाता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, दैट इज 0.5 to 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन। बेसल बॉडी टेम्परेचर में ये होता है कि जिस दिन ओव्यूलेशन होता है इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। फर्न टेस्ट किया जाता है। फर्न टेस्ट में क्या किया जाता है कि सर्वाइकल म्यूकस लिया जाता है, उसको फिर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कराया जाता है, उसके अंदर फर्न अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो ये एक ओव्यूलेशन का साइन है, अगर देखने को मिलती है फर्न अपीयरेंस तो वो मतलब ये है कि इसके अंदर ओव्यूलेशन हुआ है इस पेशेंट के अंदर। अगर नहीं देखने को मिलती है तो यानी ओव्यूलेशन नहीं हुआ है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है। पेटेंसी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब चेक की जाती है। द पैसेज इज ओपन और नॉट बाई डाई और गैस। इसमें क्या करते हैं, पेटेंसी कैसे कहते हैं, इसके अंदर डाई या गैस डाली जाती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसके जरिए ये चेक किया जाता है कि जो पैसेज है फैलोपियन ट्यूब वाला वो ओपन है या नहीं है। ठीक है। गर्गलिंग ऑफ द साउंड एंड शोल्डर पेन यूजुअली अकर। इसमें होता ही है कि गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, एक शोल्डर पेन होता है। हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी लेप्रोस्कोपी की जाती है, अल्ट्रासाउंड पेल्विस किया जाता है एंड डायलेटेशन एंड क्यूरिटाइड किया जाता है फॉर फीमेल के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेरिलिटी को। उसके अलावा पोस्टकॉइटल टेस्ट किया जाता है। पोस्टकॉइटल टेस्ट के बाद यानी फीमेल के अंदर कौन कौन से टेस्ट हुए, एक फर्न टेस्ट हुआ, एक बेसल बॉडी टेम्परेचर हुआ। उसके अलावा क्या करा हमने, एक किया पेटेंसी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को चेक किया, फिर अल्ट्रासाउंड करा, लेप्रोस्कोपी करी, हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी कराई, टीसीसी कराया, पोस्टकॉइटल टेस्ट किया जाए। फिर उसके अलावा हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैंने जैसे कॉज में बताया था माल नरिशमेंट जो होता है एक कॉज हो सकता है स्टेरिलिटी का, अगर माल नरिश कपल है तो सबसे पहले इम्प्रूव करेंगे हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग ऑफ द क्वार्टस में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या टाइमिंग प्रॉपर होती है, किस टाइम आपको क्वार्टस करना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन की। ठीक है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोजा वी गिव स्टिल्बेस्टेरॉल 0.5 मिलीग्राम OD from 4th day of the cycle to 24th day of the cycle and repeat for 3 cycle। सर्वाइकल म्यूकोजा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टिल्बेस्टेरॉल दिया जाता है 0.5 मिलीग्राम। कब से, चौथे दिन से साइकिल से 24वें दिन तक दिया जाता है और 3 साइकिल तक ये रिपीट किया जाता है। अगर ओवुलेशन नहीं होता तो एवोल्यूशन को इंड्यूस करने के लिए क्लोमिफीन दिया जाता है 50 मिलीग्राम डेली फ्रॉम 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 5 डेज तक, एंड फॉर 10 डेज से जो है वो BD दिया जाता है और 11वें दिन से दिया जाता है TDS दिया जाता है। ठीक है। फिर कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्यूलिंग कर सकते हैं PCOD वुमेन के अंदर, या फिर पेरिटोनियल डिसऑर्डर है या एंडोमेट्रियोसिस है उनके अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपसे आज बात की कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है स्टेरिलिटी वाले पेशेंट के अंदर, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन मेल फीमेल के अलग अलग है। स्पर्म एनालिसिस के अंदर आपने क्या क्या पॉइंट्स हैं जो देखने हैं, ये आपने इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि कितने वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म कितना नॉर्मल होता है और स्पर्म कितने नॉर्मल है, नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं, मोर्टेलिटी क्या है, फिर फीमेल के क्या है इन्वेस्टिगेशन होते हैं और किस तरीके से मैनेज किया जाता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।